नमस्ते और फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ हैं तो मुझे खुशी है कि आपने अपना रास्ता ढूंढ लिया। आगे बढ़िए और आराम से बैठ जाइए। अपनी कंबल को थोड़ा और करीब खींच लीजिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें और एक धीमी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कहानी, ये सन्नाटा और आपकी अपनी सांसों की मुलायम आवाज़। आज रात मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ बहुत समय पहले हुआ था। कुछ ऐसा जिसे मैंने सालों बाद पूरी तरह समझा। यह एक छोटी सी कहानी है, सच में। सतह पर कुछ भी जोरदार या असाधारण नहीं। बस एक लड़का, एक बूढ़ा आदमी और एक साधारण दोपहर में सड़क का एक मोड़। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वे छोटे पल, जो उस समय कुछ भी नहीं लगते, वास्तव में वही होते हैं जो आपको बदल देते हैं। चुपचाप, धीरे धीरे, जैसे पानी एक पत्थर को आकार देता है। तो मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। आपको उस शरद ऋतु के बारे में बताता हूँ जब मैं 12 साल का था। दक्षिण पूर्वी भारत के एक छोटे से कस्बे सुंदरपुर में रहता था। और आपको उस दोपहर के बारे में बताता हूँ जब मैंने एक बूढ़े आदमी को सड़क पार करने में मदद की। ये जाने बिना, जरा सा भी नहीं, कि वो वास्तव में कौन था। सुंदरपुर एक ऐसा कस्बा था जो हर सुबह एक जैसा महसूस होता था। अक्टूबर में लकड़ी के धुएं की वही गंध, कस्बे के किनारे पर अनाज की चक्की की वही धीमी गुनगुनाहट, वही 3 ट्रैफिक लाइटें अपनी धीमी लय में टिमटिमाती रहती थीं। तब भी जब उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता था। हमारे पास एक मुख्य सड़क थी, एक डाकघर जो गपशप करने की जगह भी था, एक डाइनर जिसका नाम पैटीज था, जहां से हर समय कॉफी और बेकन की गंध आती रहती थी, चाहे आप दिन के किसी भी समय वहां से गुजरें। और एक छोटी हार्डवेयर की दुकान जिसे राजेश पटेल नाम का आदमी चलाता था, जो हमेशा सस्पेंडर पहनता था और जब भी कोई दरवाजे से अंदर आता था तो सच में खुश हो जाता था। हमारे यहाँ लगभग 1.200 लोग थे, थोड़ा ऊपर नीचे। और मैं थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए कहता हूँ क्योंकि लोग हमेशा या तो आते जाते रहते थे या चुपचाप गायब हो जाते थे। काम के लिए मुंबई या पुणे चले जाते थे, या बस वैसे ही धीरे धीरे गायब हो जाते थे, जैसे छोटे कस्बों में बुजुर्ग लोग कभी कभी हो जाते हैं। आबादी कभी बढ़ती हुई नहीं लगती थी, बस कभी इधर उधर या कम होती हुई। मैं कार्वर स्ट्रीट पर एक पीले घर में बड़ा हुआ, जिसके सामने गहरा बरामदा था और आंगन में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जो हर शरद ऋतु में ऐसे बीज गिराता था जैसे कोई बात साबित करना चाहता हो। मेरी माँ स्कूल के कैफेटेरिया में सुबह की शिफ्ट में काम करती थी और घर लौटती थी तो उनसे डिब्बाबंद आड़ू और औद्योगिक क्लीनर की गंध आती थी। मेरे पिता एक डिलीवरी ट्रक चलाते थे और हफ्ते में 3 या 4 दिन घर से बाहर रहते थे, जिसका मतलब था कि मेरे बचपन का ज्यादातर समय सिर्फ मैं और मेरी माँ थे। और शाम के समय उस पुराने घर की चरमराहट और अगले कमरे में धीमी आवाज में चलते टेलीविजन की ध्वनि, जबकि मैं रसोई की मेज पर बैठकर होमवर्क करता था। मैं एक शांत बच्चा था। मुझे नहीं लगता कि मैं दुखी था, बस शांत था। मुझे लोगों के बीच रहने से ज्यादा बाहर रहना पसंद था। मुझे अपने जूतों के नीचे बजरी का एहसास पसंद था और देर दोपहर में पेड़ों के बीच से आती सुनहरी तिरछी रोशनी भी। मुझे अकेले चलना पसंद था, जो उन दिनों छोटे कस्बों में बच्चे बिना ज्यादा चिंता के कर सकते थे। मुझे हर सड़क, हर शॉर्टकट, हर बाड़ की ढीली पट्टी का पता था, हमारे घर से लेकर शहर के केंद्र तक। स्कूल ठीक था। मेरे कुछ दोस्त थे। अर्जुन मेहता, जो 2 ब्लॉक दूर रहता था और क्रिकेट कार्ड्स को लगभग धार्मिक समर्पण के साथ इकट्ठा करता था, और एक लड़की जिसका नाम काव्या था, जो गणित में मेरे बगल में बैठती थी और जिसकी उंगलियों के नाखूनों के नीचे हमेशा रंग लगा रहता था, जो भी वो बना रही होती थी। मैं ऐसा बच्चा नहीं था जो अलग से दिखे, और मैं खास तौर पर ऐसा बनना भी नहीं चाहता था। मुझे पृष्ठभूमि में घुल जाना पसंद था, देखना, चीजों को नोटिस करना। मेरी माँ कहा करती थी कि मेरी आत्मा बूढ़ी है, जिसे 12 साल की उम्र में मैं पूरी तरह नहीं समझता था, लेकिन किसी तरह फिर भी उसकी सराहना करता था। वह अक्टूबर बहुत खूबसूरत था। मुझे याद है कि मेन स्ट्रीट के किनारे लगे नीम के पेड़ गहरे लाल और नारंगी हो गए थे, और सुबहों में ठंड, पत्तों और उसके नीचे कुछ हल्की सी मिठास की एक खास खुशबू होती थी, जैसे धरती खुद सोने की तैयारी कर रही हो। अब ज्यादातर सुबहों में घास पर पाला जम जाता था। आसमान नीले रंग की एक खास छाया ले लेता था जो सिर्फ पतझड़ में ही होती है, एक साथ हल्का और गहरा, जैसे उसे धोकर साफ कर दिया गया हो। मुझे वो खास दोपहर आज भी साफ याद है। वो गुरुवार था। मुझे पता है कि वो गुरुवार था क्योंकि अर्जुन मेरे साथ नहीं था। उसका किसी तरह का दांतों का अपॉइंटमेंट था, और मैं स्कूल से अकेले घर जा रहा था, जो मुझे बुरा नहीं लगता था। मेरा बैग एक कंधे पर टंगा हुआ था। मेरी जैकेट की जेब में आधा खाया हुआ ग्रेनोला बार था, और मैं घर जाने के लिए लंबा रास्ता ले रहा था क्योंकि मुझे फर्स्ट और मेपल के कोने पर पुरानी शर्मा बिल्डिंग के पास से गुजरना पसंद था।
जिसके सामने चौड़े पत्थर के सीढ़ियां थी जहां कबूतर बैठना पसंद करते थे और जो हमेशा मुझे एक शांत बेफिक्र सा एहसास देती थी जिसे मैं ठीक से नाम नहीं दे पाता था। पत्ते फुटपाथ पर छोटे छोटे गोल घुमावों में उड़ रहे थे और पीले पत्ते हर चीज पर चिपके हुए थे, गाड़ियों की विंडशील्ड, पार्किंग मीटर के ऊपर, हार्डवेयर स्टोर के बाहर खड़े राजेश पटेल के ट्रक के बोनेट पर। हवा में वो पतली ठंडी गुणवत्ता थी जिसे आप अपनी फेफड़ों में महसूस कर सकते थे अगर आप गहरी सांस लेते। मेरे हाथ मेरी जैकेट की जेबों में थे और मुझे कोई खास जल्दी नहीं थी। तभी मैंने उसे देखा। वह फर्स्ट और मेपल के कोने पर खड़ा था, बिल्कुल फुटपाथ के किनारे, और पहले तो मुझे लगा कि वो बस सिग्नल का इंतजार कर रहा है। वो एक बूढ़ा आदमी था, बहुत बूढ़ा, जिसके सफ़ेद बाल भूरे फेल्ट हैट के किनारे के नीचे हवा से हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसने एक लंबा ऊनी कोट पहन रखा था, गहरे हरे रंग का, उस तरह का जिसमें बड़े सपाट बटन होते हैं जो अब ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। उसके दाहिने हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और वो बहुत स्थिर खड़ा था, उस तरह से जैसे बूढ़े लोग कभी कभी खड़े होते हैं, आराम से स्थिर नहीं, बल्कि सावधानी से स्थिर, जैसे वो कुछ गणना कर रहा हो। मैं लगभग 20 फीट दूर था जब मैंने देखा कि वो हिला नहीं था। सिग्नल एक बार बदल चुका था, गाड़ियां जा चुकी थीं, सिग्नल फिर से लाल हो गया था और वो अभी भी वहीं खड़ा था, चौराहे की ओर देखते हुए जैसे वो उसे पढ़ रहा हो, किसी तरह उसे नाप रहा हो। मैं धीमा हो गया। मुझ में कोई खास जल्दी नहीं थी, बस वो शांत सा ध्यान देने वाली आदत थी जो मुझ में थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया और सड़क की ओर देखने लगा। वो एक चौड़ी सड़क थी, सुंदरपुर की बाकी सड़कों से ज़्यादा चौड़ी क्योंकि फर्स्ट स्ट्रीट पर कभी कभी ट्रकों का आना जाना होता था। और फिर मैंने उसकी ओर देखा। वह सीधे आगे देख रहा था। उसकी आंखें धूसर और साफ थीं, लेकिन उसकी मुद्रा में कुछ ऐसा था जो मुझे बता रहा था कि सड़क पार करना उसके लिए लंबा लग रहा था। उसकी उंगलियों के जोड़ छड़ी के हैंडल पर सफ़ेद पड़ गए थे। उसके जूते अच्छे थे, पुराने, लेकिन अच्छी तरह से संभाले हुए, गहरे भूरे चमड़े के। और मुझे याद है कि मैंने उस खास बात पर ध्यान दिया था क्योंकि यह उसके पहनावे में गरिमा का एक छोटा सा हिस्सा लग रहा था। मैंने कुछ भी चतुराई भरी बात नहीं कही। मैं ऐसा बच्चा नहीं था जो चतुर बातें करता हो। मैंने बस इतना कहा, क्या आपको सड़क पार करने में कुछ मदद चाहिए? वो मुड़ा और मेरी ओर देखा, धीरे धीरे। उसका चेहरा बहुत झुर्रियों भरा था, वैसा चेहरा जिसे बनने में दशकों लगते हैं। उसकी आंखों के पास गहरी लकीरें थीं, उसके जबड़े में एक नरमी थी, उसकी भौहें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। वो एक पल के लिए मुझे देखता रहा, न संदेह से, न खास हैरानी से, बस देख रहा था, वैसे जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं जिसे आप समझना चाहते हैं। फिर उसने कहा, मैं इसकी सराहना करूंगा, बेटा। उसकी आवाज़ शांत और स्थिर थी, किनारों पर थोड़ी खुरदरी, जैसे बूढ़ी आवाज़ें कभी कभी होती हैं, जैसे कोई पन्ना जिसे बहुत बार पलटा गया हो और अब मुलायम हो गया हो, लेकिन साफ। वह साफ बोल रहा था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने किसी फिल्म में किसी को ऐसा करते देखा था, हालांकि मुझे सही तरीका पूरी तरह पता नहीं था, और उसने अपने खाली हाथ को मेरे अग्रभाग पर हल्की, स्थिर पकड़ के साथ रख दिया। सिग्नल बदल गया। हमने सड़क पार की। वो धीरे धीरे चल रहा था, एक सावधान लय के साथ, कदम, छड़ी टिकाना, कदम, और मैंने बिना सोचे समझे उसी लय को अपना लिया। सड़क पार करना लंबा लगा। मुझे ठंडी हवा का एहसास हो रहा था और रुककर खड़ी एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और यह भी कि हवा में उसका कोट कैसे हिल रहा था। लेकिन इसमें कुछ भी असहज नहीं था, ये बस धीमा, शांत और ठीक था। जब हम दूसरी ओर पहुंचे, उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और अपनी छड़ी पर खुद को संभाल लिया। वह एक पल के लिए फुटपाथ पर खड़ा रहा, जैसे कोई निजी विचार पकड़ रहा हो, और फिर उसने मुझे फिर से देखा। धन्यवाद, उसने कहा। तुम एक अच्छे नौजवान हो। मैंने कुछ ऐसा कहा, कोई बात नहीं, या ठीक है, कुछ अस्पष्ट और 12 साल के बच्चे जैसा, जिसका मतलब अच्छा था, लेकिन शायद थोड़ा हल्का लगा हो। और फिर मैं अपने घर की ओर बढ़ गया, इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचे बिना, आधे ब्लॉक तक फुटपाथ पर एक पत्थर को लात मारता हुआ, जब तक कि वो दूर जाकर किसी की खड़ी गाड़ी के नीचे गायब नहीं हो गया। बस इतना ही था, पूरी बात यही थी। मैं इसे लगभग तुरंत ही भूल गया, जैसे आप छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, जैसे अक्टूबर की एक गुरुवार दोपहर बाकी सभी गुरुवार दोपहरों में खो जाती है। 3 हफ्ते बाद मैं रसोई की मेज पर बैठा सामाजिक अध्ययन का होमवर्क कर रहा था। तभी मेरी माँ लिविंग रूम से स्थानीय अखबार लेकर आईं। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे मेरे सामने मेज पर रख दिया, बस एक उंगली से पन्ने पर एक जगह को छुआ। शीर्षक था, सुंदरपुर के निवासी और प्रसिद्ध वास्तुकार अरविंद शर्मा, 84, का घर पर शांतिपूर्वक निधन। मैंने शुरुआती कुछ पंक्तियां पढ़ीं,
मैंने पढ़ा कि अरविंद शर्मा सुंदरपुर में बड़े हुए थे। 18 साल की उम्र में मुंबई पढ़ने गए थे और फिर वास्तुकला में 5 दशकों तक फैले करियर में आगे बढ़े। मैंने पढ़ा कि उन्होंने 4 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों का डिजाइन किया था, कि उनकी एक इमारत मुंबई में एक सामुदायिक कला केंद्र ने 1974 में राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार जीता था, कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ साल चुपचाप उसी शहर में बिताए जहां उनका जन्म हुआ था। वहां एक तस्वीर थी, औपचारिक, काले सफेद रंग की, शायद दशकों पहले की, एक सूट पहने युवा आदमी, साफ आंखों और संयत भाव के साथ। लेकिन उसके नीचे एक छोटी, हाल की तस्वीर थी, एक आदमी लंबा गहरा कोट पहने, भूरे फेल्ट हैट के साथ और सफेद बालों वाला। मैं उसे लंबे समय तक देखता रहा। मेरी माँ मेरे सामने बैठ गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे पिछले साल में शहर के आसपास कुछ बार देखा था, कि वो अपनी पत्नी के मरने के बाद वापस आया था, कि लोग कहते थे कि उसकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन वो फिर भी जब भी हो सके टहलना पसंद करता था, कि वो बहुत निजी स्वभाव का था, कि सुंदरपुर में एक निश्चित उम्र से कम लोगों को वास्तव में पता ही नहीं था कि वो कौन था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस उस तस्वीर को देखता रहा। वह चेहरा, झुर्रियों भरा और सावधान, वे जूते, गहरे भूरे चमड़े के। तुम ठीक हो? मेरी माँ ने कहा। हाँ, मैंने कहा, मुझे लगता है मैं उनसे मिला था। उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें बस सीधी सी बात बताई, कि कुछ हफ्ते पहले मैंने फर्स्ट स्ट्रीट पर एक बूढ़े आदमी को सड़क पार करने में मदद की थी, कि उसके पास एक छड़ी थी, हरा कोट, भूरी टोपी, कि मैंने अपना हाथ बढ़ाया था और हम सड़क पार कर गए थे, और उसने कहा था कि मैं एक अच्छा नौजवान हूं। मेरी माँ कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, यह तुम्हारी दयालुता थी, बस इतना ही। उन्होंने उसे कोई बड़ी बात नहीं बनाया। वह वापस लिविंग रूम में चली गई। मैं अपने होमवर्क पर लौट आया, लेकिन मैंने अखबार अपने पास रख लिया। मैंने उसे मोड़ा और अपनी मेज की दराज में रख दिया, और वह सालों तक वहीं रहा। बार बार खोलने और मोड़ने से उसकी सिलवटें नरम पड़ गईं। मैंने उस दोपहर के बारे में तब से 1000 बार सोचा है, शायद उससे भी ज्यादा। कुछ चीजें कैसे धीरे धीरे समय के साथ अपने अर्थ खोलती हैं। जैसे कोई बात मिट्टी में पानी की तरह बैठती है, एक साथ नहीं, बल्कि सालों में धीरे धीरे। 12 साल की उम्र में मुझे लगता है कि मैंने उसे सरलता से समझा था। मैंने किसी की मदद की थी, और वो व्यक्ति महत्वपूर्ण निकला। यह एक साफ, सीधी तरह से महत्वपूर्ण लगा, जैसे चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं जब आप छोटे होते हैं और दुनिया को एक सरल नजरिए से देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जिस बात पर मैं बार बार लौटता रहा, वह ये खुलासा नहीं था। यह वो हिस्सा नहीं था जब मुझे पता चला कि वो कौन था। वह था वो सड़क पार करना, फर्स्ट स्ट्रीट पर वे धीमे, शांत सेकंड, ठंडी हवा के साथ, उड़ते हुए पत्तों के साथ, और एक गाड़ी के इंजन की धीमी आवाज के साथ। जिस तरह मैंने बिना ज्यादा सोचे अपना हाथ बढ़ाया था, जिस तरह उसने मेरे अग्रभाग पर अपनी हल्की, स्थिर पकड़ रखी थी, जैसे उसे मुझ पर भरोसा हो, एक 12 साल के बच्चे पर, जिसे उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैं बार बार यही सोचता रहा कि वो पार करना बिल्कुल वैसा ही होता, चाहे अरविंद शर्मा ने प्रसिद्ध पुस्तकालय डिजाइन किए होते या पूरी जिंदगी कुछ ऐसा किया होता जिसे किसी ने कभी नोटिस न किया हो। उसमें लगने वाली देखभाल एक जैसी थी, उसकी धीमी चाल वही थी, उसके जूते उतने ही चमकदार थे, उसकी टोपी उतनी ही घिसी हुई, उसकी आवाज उतनी ही शांत। मुझे लगता है यही वो बात है जो मेरे साथ सबसे ज्यादा रह गई। खोज नहीं, बल्कि वो सवाल जो उस खोज ने मुझसे पूछे, उन सभी चीजों के बारे में जो उससे पहले थी। मैं सोचने लगा, हम कितनी बार किसी के पास से गुजर जाते हैं और हमें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वे क्या लेकर चल रहे हैं, उन्होंने क्या बनाया है या क्या खोया है या क्या झेला है, उन्होंने दुनिया को क्या दिया है या उसके लिए क्या त्याग किया है। हर फुटपाथ पर चलने वाला हर व्यक्ति एक पूरी कहानी है, जिसकी हम बस एक पन्ना देखते हैं, एक पल, कभी कभी उसके बिल्कुल अंत के करीब। मैं हाई स्कूल में था जब मैंने सच में इस बात के साथ बैठना शुरू किया। तब तक मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया था, ज़्यादातर इतिहास, लेकिन ऐसी किताबें भी जो आपको एक इंसान की जिंदगी का भार महसूस कराती हैं। मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि दुनिया मुझसे कहीं ज़्यादा पुरानी है, उन तरीकों में जिन्हें मैं बस महसूस करना शुरू ही कर रहा था। कि जो लोग चीज़ें बनाते हैं, सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि परिवार, विचार और जीवन भर की छोटी छोटी दयालुताएं, उनमें से ज़्यादातर लोग ये सब चुपचाप करते हैं, और उनमें से ज़्यादातर को उतनी जल्दी भुला दिया जाता है जितना उन्हें नहीं किया जाना चाहिए। मैंने अरविंद शर्मा के आखिरी साल के बारे में सोचा, सुंदरपुर वापस आना, जब भी हो सके टहलना, लंबा रास्ता लेना, शायद उन सड़कों से गुजरना जिन्हें वो बचपन में जानता था, फर्स्ट और मेपल के उस मोड़ पर खड़ा होना, सड़क की चौड़ाई को उस सावधानी से नापना जिसकी उसे शायद 30 साल पहले जरूरत नहीं थी।
कोई रुकता नहीं, कोई पहचानता नहीं। उसके हरे कोट और भूरे हैट में बस एक बूढ़ा आदमी, फुटपाथ के किनारे, अकेला, अपनी छड़ी पकड़े हुए। और फिर स्कूल से घर लौटता हुआ एक शांत बच्चा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसके लिए मायने रखता होगा। वो सड़क पार करना किसी बड़े या काव्यात्मक कारण से नहीं, बल्कि बस जैसा वह था, एक छोटा, अच्छा पल, एक हाथ का सहारा, किसी का समय निकालना और उसकी चाल के साथ चलना। मैं कभी कभी इसके बारे में सोचता हूं, किसी और की गति के साथ खुद को मिलाना अपने आप में एक सम्मान है, एक तरह का शांत प्रेम, अजनबियों के बीच भी। मैं पुणे के एक कॉलेज में पढ़ने गया, जो सुंदरपुर से लगभग 40 मिनट दूर था, इतिहास की पढ़ाई करते हुए, जो मुझे जानने वालों के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। मैं कैंपस के पास एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, जिसकी खिड़की से एक पार्किंग लॉट और एक अकेला पेड़ दिखता था, जिसे मैंने चारों मौसमों में 2 बार बदलते देखा। मैं सुबह कॉफ़ी बनाता था और ठंड में क्लास के लिए पैदल जाता था, और लंबी शामें लाइब्रेरी में बिताता था, जो एक खूबसूरत इमारत थी। ऊंची छतें, लंबे लकड़ी के टेबल, और वो खास तरह की खामोशी जो एक ऐसी जगह में होती है जहां पढ़ने को गंभीरता से लिया जाता है। मैं अपने दूसरे वर्ष में था जब मैंने भारतीय सार्वजनिक वास्तुकला के इतिहास पर एक कक्षा ली। यह मेरे कार्यक्रम के लिए अनिवार्य नहीं थी, लेकिन उसका शीर्षक मुझे आकर्षित कर गया, और मैंने एक शांत दोपहर में पंजीकरण के दौरान इसमें नाम लिखवा लिया, वैसे ही जैसे आप कभी कभी बिना किसी खास कारण के कुछ चुन लेते हैं, किसी अनकही अंतर्ज्ञान का पीछा करते हुए। हमने बहुत सारी इमारतों, बहुत सारे वास्तुकारों का अध्ययन किया, और एक दोपहर 20वीं सदी के मध्य के सामुदायिक केंद्रित डिजाइन पर एक इकाई में प्रोफेसर ने अरविंद शर्मा नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया। उन्होंने हमें उनकी लाइब्रेरियों की स्लाइड्स दिखाईं। उन्होंने उनके डिजाइन के पीछे की सोच के बारे में बात की, कि सार्वजनिक इमारतें उन लोगों की लगनी चाहिए जो उनका उपयोग करते हैं, न कि उन लोगों की जिन्होंने उन्हें वित्त पोषित किया। कि एक लाइब्रेरी ऐसी जगह होनी चाहिए जो हर उस व्यक्ति के लिए घर जैसी लगे जो उसके दरवाजे से अंदर आए, चाहे उसने क्या पहना हो या वो कहाँ से आया हो। उन्होंने एक इंटरव्यू में कही गई उनकी एक बात उद्धृत की, कि एक इमारत को चिल्लाना नहीं चाहिए, उसे फुसफुसाना चाहिए। मैं अपनी सीट पर बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। कक्षा के बाद मैं सीधे अपने अपार्टमेंट गया और अपनी अलमारी में रखे एक डिब्बे को खंगालने लगा, जब तक कि मुझे वो मुड़ा हुआ अखबार नहीं मिल गया जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए संभाल कर रखा था जब मैं घर से निकला था। मैंने उसे अपनी रसोई की मेज पर पीली रोशनी के नीचे सावधानी से खोला और उस तस्वीर को फिर से देखा, वही तस्वीर जिसे मैंने 12 साल की उम्र में देखा था, लेकिन अब अपने भीतर एक अलग जगह से। एक इमारत को चिल्लाना नहीं चाहिए, उसे फुसफुसाना चाहिए। मैंने उसकी आवाज के बारे में सोचा, फुटपाथ के किनारे वह शांत, स्थिर आवाज, धन्यवाद बेटा, तुम एक अच्छे नौजवान हो। वे शब्द जिन्हें मैं 6 साल से अपने साथ ले घूम रहा था, बिना ये पूरी तरह समझे कि वे मेरे भीतर कितनी दूर तक आ गए हैं। उस सेमेस्टर में मैंने अरविंद शर्मा की सामुदायिक लाइब्रेरी डिजाइन पर एक पेपर लिखा। वो कॉलेज में लिखा मेरा सबसे अच्छा पेपर था। मेरी प्रोफेसर ने आखिरी पन्ने के किनारे पर एक टिप्पणी लिखी, जिसमें बस इतना लिखा था, यह व्यक्तिगत लगता है। वह बिल्कुल सही थी। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया क्यों। कॉलेज के बाद मैं भारत वापस आ गया, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं, सुंदरपुर नहीं। मैं उत्तर की ओर लगभग 1 घंटे दूर एक मध्यम आकार के शहर में बस गया, जहां अंततः मुझे मिडिल स्कूल में इतिहास पढ़ाने की नौकरी मिल गई। ज्यादातर 7वीं कक्षा, वही उम्र जो उस अक्टूबर की दोपहर मेरी थी, जिसके बारे में मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तब सोचा था, लेकिन अब सचेत रूप से नहीं सोचता। ये बस चीज़ों के बनावट का हिस्सा बन गया है। मुझे पढ़ाते हुए अब लगभग 15 साल हो गए हैं। मेरे पास एक बरामदे वाला घर है, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? ये समझाना मुश्किल है, लेकिन ये सामने के बरामदों, ढलती रोशनी और शाम को किसी सड़क को धीरे धीरे शांत होते देखने की उस खास शांति से जुड़ा हुआ लगता है। मेरी एक पत्नी है, मीरा, जो धैर्यवान और मजाकिया है और जिसकी दिशा की समझ कभी विफल नहीं होती, जो काम आती है क्योंकि मेरी तो प्रसिद्ध रूप से नहीं है। हमारा एक बेटा है जो 7 साल का है और एक बेटी है जो 4 साल की है, और दोनों ही इस समय उस अवस्था में हैं जहां वे हर रात वही सोने से पहले की कहानियां बार बार सुनना चाहते हैं, जो एक साथ थकाने वाला भी है और कुछ ऐसा भी जिसे मैं जानता हूं कि एक दिन बहुत याद करूंगा। मैं कोई बहुत बड़ी उपलब्धियों वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं ये दुख के साथ नहीं कहता। मैं यह वैसे कहता हूं जैसे आप तब कहते हैं जब आपने अपने बनाए जीवन से शांति कर ली होती है। मैं बच्चों को अतीत के बारे में पढ़ाता हूं ताकि वे समझ सके कि जिस दुनिया में वे रहते हैं उसकी एक लंबी कहानी है और वे उसका हिस्सा हैं। मैं इसे अच्छी तरह करने की कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें लगे कि वो कहानी उनकी भी है,
सिर्फ किताबों में लिखे महत्वपूर्ण लोगों की नहीं। ये छोटी बात नहीं है, मैं इस पर पूरी तरह विश्वास करता हूँ। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि अरविंद शर्मा ने क्या बनाया। वे लाइब्रेरियाँ अपने लिए स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी जगहों के रूप में जहाँ कोई भी ठंड से बचकर अंदर आ सके और एक कुर्सी, एक किताब और कुछ शांत घंटे पा सके जो सिर्फ उसी के हों। उस सोच की खासियत कि एक सार्वजनिक इमारत घर जैसी लगनी चाहिए। जहां मैं अब रहता हूं, वहां से लगभग 30 मील दूर एक छोटे शहर में एक लाइब्रेरी है। वो शर्मा की इमारतों में से नहीं है। वह नई है, कम सोच समझ वाली, ज्यादा व्यवहारिक। लेकिन मैं अपने बच्चों को हर कुछ हफ्तों में वहां ले जाता हूं, और हर बार जब मैं उस दरवाजे से अंदर जाता हूं, मुझे वही एहसास होता है। वह खास सन्नाटा और गर्माहट, कागज और पुरानी लकड़ी की खास गंध और कुछ हल्की सी धूल जैसी महक, जो अप्रिय नहीं लगती। मेरा बेटा सीधे चित्रों वाली किताबों की ओर चला जाता है। मेरी बेटी आमतौर पर खिड़की के पास रखी एक नीची मेज की ओर जाती है जहां हमेशा बड़े मुलायम पहेलियां रखी होती हैं, और मैं कभी कभी बस प्रवेश द्वार पर एक पल के लिए खड़ा रहता हूं, उसे महसूस करते हुए, फिर उनके पीछे जाता हूं। मैं हमेशा उन पलों में उसके बारे में सोचता हूं। हरे कोट वाला वह आदमी, मैंने उसे करीब 5 साल पहले ठीक से ढूंढा, सच में ढूंढा, जैसा कि इंटरनेट अब संभव बनाता है। मुझे मुंबई के एक विश्वविद्यालय में उसका संग्रह मिला। मुझे उसके द्वारा लिखे गए निबंध मिले, डिजाइन, समुदाय और उन लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान का क्या मतलब होता है जिनके पास अपने निजी स्थान बहुत कम होते हैं। मुझे एक तस्वीर मिली, इस बार रंगीन, 1971 में एक रिबन कटिंग समारोह में उनका, जवान और साफ आंखों वाले, एक इमारत के सामने रिबन काटते हुए, बड़ी खिड़कियों, गर्म ईंटों और चौड़ी सीढ़ियों के साथ, जो आपको ऊपर आने का न्योता देती थी। मुझे सुंदरपुर इतिहास समाज के एक स्थानीय समाचार पत्र में उनकी मृत्यु से कुछ साल पहले एक उल्लेख मिला। इसमें कहा गया था कि उनकी पत्नी कविता के निधन के बाद वो सुंदरपुर लौट आए, कि उन्होंने शांत जीवन जिया, कि वो कभी कभी स्थानीय मंदिर में जाते रहते थे, कि उन्होंने अपनी प्रमुख इमारतों के शुरुआती स्केच सहित आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और पेपर्स का संग्रह क्षेत्रीय ऐतिहासिक अभिलेखागार को दान किया। उनके कोई बच्चे नहीं थे। समाचार पत्र में कहा गया कि कविता और अरविंद चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने शायद उस भावना को अपनी इमारतों में ढाल दिया, दूसरों के लिए जगह बनाने का, ऐसी चीजें बनाने का जो लोगों को समेट सके। मैं ये सब देर रात अपनी स्टडी में पढ़ता था, जब मीरा और बच्चे सो चुके होते, सिर्फ छोटी डेस्क लैंप जली होती और घर चारों ओर सेटलिंग कर रहा होता। बाहर की सड़क खाली और बारिश से गीली थी, और लैंप पोस्ट की रोशनी ने मेरी खिड़की के नीचे फुटपाथ पर नर्म नारंगी गोला बना दिया था। और मैंने उस गुरुवार की दोपहर के बारे में सोचा, पत्ते घूमते हुए उड़ रहे थे, मेरी जेब में ग्रेनोला बार, उस अक्टूबर के आकाश का खास नीला। मैंने सोचा कि वो अकेले चल रहे थे, कि किसी ने उन्हें रोका नहीं, कि सिर्फ मैं था, एक 12 साल का बच्चा, जिसका कहीं खास जाना नहीं था, लंबा रास्ता ले रहा था क्योंकि मुझे पुरानी शर्मा बिल्डिंग की सीढ़ियों पर कबूतरों के बैठने का तरीका पसंद था। मैंने ये बार बार सोचा, अगर मैं छोटा रास्ता लेता, अगर अर्जुन का डेंटल अपॉइंटमेंट नहीं होता और मैं दूसरी दिशा में जाता, अगर मैं किसी और चीज में व्यस्त होता, नोटिस न करना, कितना आसान होता कि बस उन्हें न देखना, चलते रहना, न कि क्योंकि मैं क्रूर था, बल्कि क्योंकि ज्यादातर समय हम अपने विचारों में होते हैं और दुनिया संकुचित हो जाती है जो हम पहले से ही लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैंने उन्हें देखा, मैं धीमा हुआ, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उस अनिश्चित, फिल्म प्रेरित तरीके से, और उन्होंने कहा, धन्यवाद, और मुझे एक अच्छे नौजवान कहा। और मैं घर गया, खाना खाया, होमवर्क किया और 3 हफ्तों तक इसे भूल गया। इसमें एक चीज है जो मुझे मिलती है, सटीक रूप से कंफर्टिंग नहीं, लेकिन स्थिर करने वाली। यह विचार कि हम चीजें करते हैं बिना उनके पूरे वजन को जाने, कि एक छोटा काम अपने आप में पूर्ण हो सकता है, बिना घोषणा किए अर्थ रख सकता है, किसी को कुछ दे सकता है जिसे हम कभी पूरी तरह नहीं समझेंगे। मैंने उनकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वो अरविंद शर्मा थे। मैंने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि वो एक आदमी था, फुटपाथ पर खड़ा, और अकेले सड़क पार करना उस पल उनके पास जो था उससे ज्यादा कुछ मांग रहा था, और मेरे पास देने के लिए एक हाथ था। इसकी कीमत इस अनजानपन में थी। मैंने तय किया है कि अनजानपन ही पूरे मामले का मुख्य बिंदु है। मैं कभी कभी अपने 7वीं कक्षा के छात्रों से कहता हूं, न कि अरविंद शर्मा की कहानी विशेष रूप से, लेकिन उससे जुड़ा कुछ, वही विचार कि इतिहास ज्यादातर उन पलों से बना है जिन्हें किसी ने दर्ज नहीं किया, कि हर पाठ्यपुस्तक के प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए लाखों सामान्य मुलाकातें हैं जिन्होंने उन्हें आकार दिया, मदद की, बनाए रखा। एक शिक्षक जिसने सही समय पर सही बात कही,
एक पड़ोसी जिसने मुश्किल समय में खाना लाया। एक अजनबी सड़क के कोने पर जिसने बिना पूछे हाथ बढ़ाया। छात्र 12 और 13 साल के हैं। कुछ वास्तव में सुन रहे हैं और कुछ निश्चित रूप से लंच के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कुछ मैं उनके चेहरे पर देख सकता हूं, जिस तरह से ध्यान ठहर जाता है और भीतर की ओर जाता है। उनमें से कुछ इसे सुन रहे हैं। इतना ही काफी है, हमेशा काफी होता है। मेरी बेटी ने मुझसे एक बार पूछा, जब हम लाइब्रेरी में थे और मैं वो करता था जहां मैं प्रवेश द्वार पर थोड़ी देर खड़ा रहता, आंखें आधी बंद करके, कि मैं क्या कर रहा हूं। वो 4 साल और आधी की थी और इन बातों में बहुत सीधे सवाल करती थी। मैंने कहा, मैं बस यह महसूस कर रहा हूं कि यहां कितना अच्छा लगता है। उसने इसे गंभीरता से सोचा, जिस तरह 4 साल के बच्चे चीजों को तब सोचते हैं जब वे सच में उसमें लगे हों। उसका पूरा चेहरा केंद्रित था। फिर उसने कहा, वास्तव में अच्छा लगता है, और अपनी पहेली लेने चली गई। वो सही है, सच में अच्छा लगता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ छोटा, जिसे मैंने लंबे समय तक पास रखा। कुछ महीने बाद जब मैंने संग्रह खोजा, मैंने एक पत्र लिखा, किसी जीवित व्यक्ति को नहीं। तब तक अरविंद शर्मा कई सालों से नहीं रहे थे। मैंने इसे क्षेत्रीय ऐतिहासिक अभिलेखागार को लिखा, ये बताते हुए कि मैं कौन हूं और कि मैंने सुंदरपुर में एक निश्चित वर्ष के अक्टूबर में 12 साल की उम्र में उनसे एक संक्षिप्त मुलाकात की थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह उनके लिए कोई महत्व रखता है या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि किसी को जानना चाहिए कि उनके अंतिम वर्षों में, जब वो अपने जन्मस्थान की शहर में अकेले चल रहे थे, किसी ने उन्हें देखा, किसी ने रुक कर देखा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या उम्मीद कर रहा था। मैं लगभग इसे भेज ही नहीं रहा था। ये स्वाभिमानी लग रहा था, शायद ऐसा जैसे मैं किसी कहानी में खुद को घुसा रहा हूं जो मेरी नहीं थी। लेकिन मैंने भेज दिया। कुछ हफ्तों बाद मुझे संग्रहपाल से एक छोटा ईमेल मिला। एक महिला जिनका नाम अनन्या था। उन्होंने मुझे लिखने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि यह ऐसी चीज थी जो वे शायद ही कभी सुनते थे, किसी के व्यक्तिगत मानव अनुभव का पेशा रिकॉर्ड के बाहर। उन्होंने कहा कि वे मेरा पत्र संग्रह में एक सहायक दस्तावेज के रूप में जोड़ देंगी। उन्होंने साक्षी बने रहना शब्द का इस्तेमाल किया, और मैंने उन 2 शब्दों को कई बार पढ़ा। साक्षी बने रहना, यही मैंने किया था, उस समय न जानते हुए। सच में, उस समय कुछ नहीं जानते हुए, सिवाय इस तथ्य के कि एक आदमी को सड़क पार करने में मदद चाहिए थी, और मेरे पास देने के लिए एक हाथ था। मैं वो ईमेल प्रिंट आउट करके, छोटा मोड़कर, उसी डेस्क ड्रॉ के पीछे रखता हूं जहां अखबार का कटिंग रहता था। अब वे दोनों वहां साथ हैं, वो बूढ़ा आदमी जिसे मैंने मदद की और पत्र जिसमें कहा गया कि किसी ने याद किया। तो ये कहानी है, एक लड़का, एक बूढ़ा आदमी और एक सड़क का कोना। अक्टूबर के किसी गुरुवार को, ठंडी हवा और उड़ते पत्ते, फर्श पर छड़ी की सावधान चाल, अग्रभाग पर हल्का हाथ। धन्यवाद बेटा, तुम एक अच्छे नौजवान हो। मैं अब भी उसके बारे में सोचता हूँ, दुख के साथ नहीं, सच में, कुछ उससे भी शांत, कुछ कृतज्ञता जैसा। हालांकि मैं पूरी तरह नहीं कह सकता कि किस लिए। शायद ये याद दिलाने के लिए कि एक जीवन अच्छी तरह से जिया हुआ, खुद को घोषित करने की जरूरत नहीं रखता, कि महानता और कोमलता एक ही व्यक्ति में रह सकते हैं। उसी भूरे फेल्ट हैट में, उसी ठंडी दोपहर में, कि एक आदमी जिसने अपना करियर दूसरों के लिए जगह बनाने में बिताया, उसे सड़क पार करने के लिए हाथ चाहिए हो सकता है। और इसमें कोई अपमान नहीं, बस एक मानव जीवन का पूरा चक्र धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और मैं उस अनजान पल के बारे में सोचता हूँ, कि यह कितना शुद्ध था, कितना साफ, बस एक लड़का और एक बूढ़ा आदमी और सबसे सरल संभव आदान प्रदान। कोई महत्व नहीं, कोई भार नहीं, बस 2 लोग धीरे धीरे चलते हुए साथ में दूसरी तरफ पहुंचते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप आरामदायक महसूस कर रहे हैं जब आप सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपकी सांसें थोड़ी धीमी हो गई हैं और आपके कंधे ढीले हो गए हैं, और जो भी दिन ने आपके शरीर में छोड़ा है वो अपना पकड़ छोड़ने लगा है। आज आपने पर्याप्त किया है। आपने वो उठा लिया जो आपको उठाना था, और अब आप यहाँ हैं, इस शांति में, अंधेरे में, और आपसे बस इतना अपेक्षित है कि आप खुद को आराम करने दें। अगर आपकी आंखें अभी तक बंद नहीं हैं, तो उन्हें बंद कर लें। अपने आप का वजन महसूस करें, चाहे तकिया हो, गद्दा हो, कंबल हो, सब कुछ स्थिर, गर्म और भरोसेमंद। कहीं पत्ते अब भी फुटपाथ पर छोटे छोटे घुमाव में उड़ रहे हैं। रोशनी पेड़ों के बीच सुनहरी हो रही है। हरे कोट में एक बूढ़ा आदमी एक कोने पर खड़ा है, और एक शांत बच्चा उसके बगल से चल रहा है। और थोड़े समय के लिए, उनमें से कोई भी बिल्कुल जल्दी में नहीं है। वे धीरे धीरे साथ सड़क पार करते हैं और दूसरी तरफ पहुंचते हैं। और सब ठीक है। और अब आप सो सकते हैं। शुभ रात्रि।